हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और आज डिस्क्रीट मैथ के लेक्चर 6 में हम बात करेंगे सेट थ्योरी, लॉजिक एंड प्रूफ्स के पार्ट 6 के बारे में। तो यहाँ हम देखेंगे कि मैथमेटिकल प्रूफ क्या होते हैं। इसमें हम बहुत सारे प्रूफिंग टेक्निक देखेंगे। एक होता है डायरेक्ट प्रूफ, एक होता है इनडायरेक्ट प्रूफ। अब इनडायरेक्ट प्रूफ के फर्दर हम बहुत सारे पार्ट्स देखेंगे। तो उसमें क्या क्या आता है, एक होता है प्रूफ बाय कंट्रापोजिशन, एक होता है प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन, एक होता है एग्जॉस्टिव प्रूफ, एक होता है प्रूफ बाय केसेस। उसके बाद एग्जिस्टेंस प्रूफ भी देखेंगे लास्ट में, एंड यूनिकनेस प्रूफ भी देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैथमेटिकल प्रूफ होता क्या है। सो देखिए, प्रूफ जो है वो एक वैलिड आर्गूमेंट होता है जो इस्टेब्लिश करता है ट्रूथ ऑफ ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट। सो प्रूफ इज़ व्हाट, इट्स अ वैलिड आर्गूमेंट दैट इस्टेब्लिशेस ट्रूथ ऑफ एनी मैथमेटिकल स्टेटमेंट। जो आर्गूमेंट के थ्रू हम ट्रूथ को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो ये दो तरह के हो सकते हैं, या तो फॉर्मल प्रूफ होंगे या इनफॉर्मल प्रूफ होंगे। फॉर्मल प्रूफ वो हैं जिसमें सारे स्टेप्स शोन होते हैं, दिखते हैं। ये लॉजिक एंड ऑटोमेशन में यूज़ होता है। बट इनफॉर्मल प्रूफ वो है जो ह्यूमन रीडेबल है और कुछ स्टेप्स स्किप भी कर सकते हैं, तो वो इनफॉर्मल है। ठीक है, अब कुछ टर्मिनोलॉजी जो इंपॉर्टेंट होते हैं प्रूफ से रिलेटेड वो भी हम देख लेते हैं। एक होता है थ्योरम। थ्योरम वो चीज़ है, एक इंपॉर्टेंट प्रूवन स्टेटमेंट है जिसको ऑलरेडी प्रूव किया जा चुका है। तो एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको ऑलरेडी प्रूव किया जा चुका है और वो इंपॉर्टेंट है, तो उसको थ्योरम कहते हैं। अब एक होता है प्रोपोजिशन। तो प्रोपोजिशन क्या है, ये एक लेस इंपॉर्टेंट थ्योरम। ये थ्योरम तो है बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन एक होता है लेमा। लेमा क्या होता है, ये एक हेल्पर थ्योरम होता है जो कि दूसरे को प्रूव करने में हेल्प करता है, दूसरे थ्योरम्स को प्रूव करने में हेल्प करता है। तो हेल्पर थ्योरम को लेमा कहते हैं। देन एक होता है कोरोलरी। कोरोलरी क्या है, अगर किसी चीज़ को किसी थ्योरम से डायरेक्टली हम फॉलो कर सकें कि इस थ्योरम से ये चीज़ आया है निकल के, उस चीज़ को, उस कॉन्सेप्ट को कोरोलरी कहते हैं, जो थ्योरम से डायरेक्ट निकल के आया हो। जैसे अगर कोई थ्योरम कहता है कि AB + C = D, ये एक थ्योरम है मान, तो इससे हम एक चीज़ बता सकते हैं कि C = D - AB। तो अगर हम ऐसे यूज़ करना चाहें डायरेक्ट C को, तो बोलेंगे दिस इज़ द कोरोलरी ऑफ अबव थ्योरम। ठीक है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्योरम में से ये थ्योरम था, हमने इसको बेस बना के कुछ नया इसका कुछ निकाला। ठीक है, नाउ कंजेक्चर। तो कंजेक्चर होता है ऐसा प्रपोज स्टेटमेंट जो अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। ठीक है, जब ये प्रूव हो जाता है तो यही थ्योरम बन जाता है। तो वही यहाँ नोट में है, जब कंजेक्चर प्रूव हो जाता है तो ये थ्योरम बन जाता है। तो कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जो कोई प्रूव तो नहीं कर पाता है बट बता देता है कि ऐसा होने से ऐसा होता है, तो वही हमारा कंजेक्चर कहलाता है। ठीक है, तो कोई भी थ्योरम प्रूव होने से पहले कंजेक्चर ही रहता है। अब ये जो मैंने स्टार्टिंग में बोले थे पहले स्लाइड में कि किसी भी जो प्रूफ के हैं दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट प्रूफ तो हम देख लेंगे, इनडायरेक्ट के बहुत सारे पार्ट देखेंगे। एक कंट्रापोजिशन देखेंगे, कंट्राडिक्शन देखेंगे, एग्जॉस्टिव देखेंगे एंड केस बेस्ड देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्ट प्रूफ। तो डायरेक्ट प्रूफ में क्या है, ये इस फॉर्म में होता है P = Q। बेसिकली सारे प्रूफ इसी फॉर्म में होते हैं, P = Q के फॉर्म में। इसमें हम एज्यूम करते हैं कि P ट्रू है, स्टार्ट करते हैं कि P ट्रू है और डेफिनीशन, एक्सियोम्स एंड लॉजिक से ये शो कर देते हैं कि Q भी ट्रू होगा। ठीक है, तो P = Q को प्रूव करने के लिए पहले P को ट्रू मान लिया जाता है और फिर उससे दिखा दिया जाता है कि Q भी ट्रू होगा, Q भी फॉलो करेगा। जैसे एक थ्योरम है, इफ़ n इज़ ऑड देन n² इज़ ऑड। ठीक है, तो हमारा प्रूफ क्या होगा कि हम इस चीज़ को पहले ऑड मान लेंगे। ठीक है, तो यह है P, इसमें है P, हम बोल सकते हैं n इज़ ऑड, इस चीज़ को हम बोल सकते हैं दिस इज़ P, एंड Q है हमारा n² इज़ ऑड। ठीक है, तो ये हो गया, हमें प्रूव करना है P = Q। तो P = Q प्रूव करने के लिए हम पहले मान लेंगे P इज़ ट्रू, दो n इज़ ऑड ट्रू है, तो एज्यूम n इज़ ऑड। ठीक है, ये ट्रू हमने मान लिया। तो इसका मतलब ऑड है तो उसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, n = 2k + 1। ठीक है, 2 × सम नंबर +1, क्योंकि ऑड हमेशा ऐसे ही एक्सप्रेस होता है। तो n² को एक्सप्रेस कर सकते हैं 2k + 1 जो हमने माना है अभी, उसका स्क्वायर। तो जब इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर दैट इज़ a² दैट इज़ 4k², 2k का स्क्वायर a², तो 4k² + b² दैट इज़ 1 + 2ab, तो 2 × 2k × 1, तो क्या हो गया 4k। तो इसका स्क्वायर हो गया 4k² + 4k + 1। और इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं, 2 अगर कॉमन ले लें इस दोनों में से तो हम लिख सकते हैं 2 कॉमन लेके 2k², इसमें से 2k² बचा और इसमें +2k, तो 2k² + 2k × 2 और +1 ये लास्ट में बच गया। तो ये क्या है, 2 × समथिंग जो भी होगा ये एक इवन नंबर होगा और उसमें अगर हम एक जोड़ देंगे तो फाइनली जो नंबर मिलेगा वो ऑड ही होगा। तो हम लेके ये चले थे कि n ऑड है, मतलब P ट्रू है, और अब लास्ट में हमें क्या मिल रहा है, n² ऑड है, तो Q भी ट्रू मिल रहा है। ठीक है, n² इज़ ऑड, ये Q था, ये भी हमें ट्रू मिल रहा है क्योंकि ये वाला फॉर्म ट्रू का ऑड का होता है। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं
कि फ्रॉम डायरेक्ट प्रूफ इट कैन बी शोन दैट P इम्प्लाइज Q जो है ये ट्रू होगा, ठीक है, क्योंकि हमने P को ट्रू माना और फिर उससे प्रूफ कर दिया कि Q भी ट्रू है, ठीक है। अब देख लेते हैं इनडायरेक्ट प्रूफ। तो इनडायरेक्ट प्रूफ में सबसे पहले प्रूफ बाय कंट्रापोजिशन। तो कहीं भी P इम्प्लाइज Q अगर प्रूफ करना हो तो हमको इसका कंट्रापोजिटिव प्रूव करना पड़ता है, ठीक है, इसीलिए इसे प्रूफ बाय कंट्रापोजिशन कहा जाता है। तो कंट्रापोजिटिव हमने देखा था, ठीक है, कन्वर्स, इन्वर्स, कंट्रापोजिटिव तीनों। तो कंट्रापोजिटिव होता है निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये खास की यूज़ तब होता है जब डायरेक्ट प्रूफ जो है थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले मानेंगे कि निगेशन P जो है ये ट्रू है और उससे इम्प्लाइज निगेशन Q ट्रू है, उससे निगेशन P भी ट्रू निकल गया, ठीक है। ये चीज़ जो है हम ट्रू प्रूफ कर देंगे। तो जैसे थ्योरम है 3n+, इफ़ 3n+2 इज ऑड देन n इज ऑड। तो यहाँ P क्या हो गया, 3n+2 इज ऑड, ये P है। Q क्या हो गया हमारा, n इज ऑड। तो हमें प्रूव करना है P इम्प्लाइज Q। तो हम प्रूव करेंगे निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P। निगेशन Q क्या है, n इज ऑड है Q, तो निगेशन Q हो गया n इज इवन। तो हम स्टार्ट करेंगे निगेशन Q से, तो एज्यूम करेंगे n इज इवन। तो इवन चीज़ को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, n इज इक्वल टू 2, कैसे 2 इंटू सम नंबर। अब चूंकि ये इवन है तो 3n+2 हमें चेक करना है। 3n+2 क्या होगा, 3 इंटू n+2, तो 3 इंटू 2k दैट इज 6k + 2, 6k + 2 कैसे लिख सकते हैं, 2 कॉमन लेके 3k + 1 दैट इज़ ये पूरा का पूरा क्या इवन हो गया, 2 इंटू सम नंबर इज इवन। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 3n+2 इज ऑड का उल्टा है, ये 3n+2 इवन हो रहा है मतलब ऑड नहीं हो रहा है। सो निगेशन ऑफ 3n+2 इज ऑड, और ये 3n+2 इज ऑड क्या था, ये था P हमारा। सो हम निगेशन ऑफ P पे पहुंच गए। हमने स्टार्ट किया था निगेशन ऑफ Q से, पहुंच गए निगेशन ऑफ P से, तो इसका मतलब कंट्रापोजिटिव होल्ड कर रहा है, दैट मीन ओरिजिनल स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसी तरह से प्रूफ बाय कंट्रापोजिशन काम करता है, राइट। तो हम पहले निगेशन Q इज़ ट्रू कर लेंगे, इससे प्रूव कर देंगे कि निगेशन P भी ट्रू होगा, इसीलिए निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P जो है ये ट्रू होगा, इसीलिए P इम्प्लाइज Q ट्रू होगा। नाउ प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन, ये क्या कहता है कि अगर कोई भी स्टेटमेंट P जो है उसको हम पहले फॉल्स मान लेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम दिखा देंगे कि इस फॉल्स मानने से हमें कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, मतलब वो चीज़ें जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, इसका मतलब P मस्ट बी ट्रू, वो चीज़ ट्रू होनी चाहिए थी, ठीक है। तो पहले उसको हम फॉल्स मान के ही स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद दिखाएंगे फॉल्स मान के स्टार्ट करने से गड़बड़ी हो रही है, इसके मतलब फॉल्स नहीं था, वो ट्रू ही था, और इस तरह चीज़ें प्रूव हो जाएंगी। जैसे थ्योरम क्या करा है कि एटलीस्ट 4 ऑफ एनी 22 डेज फॉल ऑन द सेम डे ऑफ द वीक। तो कोई भी 22 डेज आप ले लो, ठीक है, तो उसमें से 4 दिन तो सेम ही निकलेंगे, चाहे वो संडे हो या मंडे हो, जो भी हो। तो इस तरह से हम इसको प्रूफ करेंगे। तो देखो हम मान लेंगे कि कोई भी जो है ना ऐसा नहीं है, कोई भी डे 4 से ज़्यादा अकरेंस में नहीं है, मैक्सिमम 3 ही दिन आ रहा है कोई भी दिन, ठीक है। तो हम फॉल्स मान लेंगे, P को स्टार्टिंग में ही फॉल्स मान लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा कि हर एक दिन 3-3 बार आ रहा है। तो इससे अगर हम कितने तरह के डे हैं हमारे पास, 7 टाइप के डे हैं, संडे से लेके सैटरडे तक। तो 7 टाइप के डे हैं और सब 3-3 बार आ रहे हैं, तो टोटल अगर ऐसा हो तो 21 डेज़ ही हम बना पाएंगे, ठीक है। अगर हर एक दिन मैक्सिमम 3 बार आ रहा है तो 7 टाइप के डेज़ हैं तो 21 डेज़ आएंगे, बट हमें क्या दिया गया, 22 डेज़ चूजन है, ठीक है, 22 डेज़। तो इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। इसका मतलब कोई भी ऐसा तो है, एटलीस्ट 4 ऑफ एनी 22 डेज फॉलो ऑन द सेम डे ऑफ द नेट वीक, सेम डे ऑफ द वीक, ठीक है। तो मतलब कोई दिन तो 4 दिन आ रहा है, ठीक है, 22 में। ये हमारा प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। स्टार्टिंग ही उल्टा से करेंगे और प्रूफ कर देंगे कि लास्ट में गड़बड़ हो गई, चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट कर गई, ठीक है। दिस इज़ प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। अब देख लेते हैं एग्जॉस्टिव प्रूफ कैसे काम करता है। तो देखिए ये उस केस में यूज़ होगा जब नंबर ऑफ़ पॉसिबल टेस्ट केसेस जो है फाइनाइट और स्मॉल होंगे। इसमें हम हर एक पॉसिबल केस को सेपरेटली चेक कर लेंगे, राइट। जैसे कोई थ्योरम है कि n+1 का Q इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 3n, ये n की वैल्यू 1 से 4 तक के लिए ये थ्योरम है। तो अगर इसको हम चेक करना चाहें तो देखिए n की क्या क्या वैल्यू बनेगी, टोटल 4 ही वैल्यू बनेगी, 1, 2, 3 एंड 4। तो इन चारों पे हम चेक कर सकते हैं अलग अलग। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले n इज़ इक्वल टू 1 पे अगर हम इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, n इज़ इक्वल टू 1 पे 1+1 का Q हो जाएगा। तो 1+1 का Q क्या होगा, 2 का Q दैट इज़ 8। और ये इस साइड क्या है RHS में 3 टू द पावर n दैट इज़ 3 टू द पावर 1, वो क्या है 3। तो
तो इससे हम देख सकते हैं कि 8 जो है हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, तो ये हमारा n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया। ठीक है, देन n इज इक्वल टू 2 के लिए हम क्या करेंगे, फिर से पुट करके देखेंगे 2 + 1 का क्यू दैट इज़ 3 का क्यू हो जाएगा, 3 3 9 27, और RHS क्या हो जाएगा 3 to the power 2 दैट इज़ 9। इससे हम क्या देखेंगे 27 जो है हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 है, इसीलिए भी सेकंड केस भी ट्रू है। अब n इज इक्वल टू 3 के लिए हम क्या चेक करेंगे, 3 + 1 का क्यू क्या हो जाएगा 4 का क्यू दैट इज़ 64, और RHS में 3 to the power 3 दैट इज़ 27। तो 64 जो है हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 27 होता है, तो ये केस भी हमारा ट्रू हो गया। एंड लास्ट वन n इज इक्वल टू 4 के लिए 4 + 1 का क्यू दैट इज़ 5 का क्यू दैट इज़ 125, और RHS में हमारा हो जाएगा 3 to the power 4 दैट इज़ 81। सो चूँकि 125 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 81 होता है, तो ये केस भी ट्रू हो गया। तो n के हर एक वैल्यू के लिए एक्सप्लिसिटली एग्जॉस्टिवली हमने देखा कि ये ट्रू है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये थ्योरम होल्ड करता है। तो इसे कहते हैं एग्जॉस्टिव प्रूफ, कि हम हर एक केस के लिए फॉर ईच केस वी प्रूव द थ्योरम। ठीक है, हर एक केस को सेपरेटली चेक कर लेंगे और प्रूव कर देंगे, यही हो गया एग्जॉस्टिव प्रूफ। आगे देख लेते हैं प्रूफ बाय केसेस। अब कभी कभी क्या होता है कि कोई थ्योरम जो है वो मल्टीपल लॉजिकल केसेस में डिवाइड होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि n इज इक्वल टू 1 2 3 इस तरह से होगा, बट उसके कुछ कैटेगरीज बना सकते हैं, कुछ क्लासेस बना सकते हैं, और हर एक क्लास के लिए हम अलग अलग प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कोई चीज़ हमें प्रूव करना है P1 और P2 और डॉट 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 अप टू Pn इम्प्लाइज Q, तो हम ऐसा होगा प्रूव कर सकते हैं P1 इम्प्लाइज Q, P2 इम्प्लाइज Q, Pn इम्प्लाइज Q, इस तरह के से और वाला कैसे, तो सबको सेपरेटली हम प्रूव कर दें। इसका एक एग्जांपल देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि लाइक अगर हमें प्रूव करना है n² इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू n फॉर ऑल इंटीजर्स n। अब ऑल इंटीजर्स की बात हो रही है, तो इंटीजर की जो सेट है उसको हम 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक इंटीजर 0, ठीक है, एक सारे इंटीजर्स जो 1 से बड़ा या बराबर हैं, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स, और एक सारे नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो ये हो गया लिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। एक केस बना 0 और एक केस बना लिस्ट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो अगर इन तीनों केसेस में या तीनों क्लासेस में 3 क्लासेस बने, तीनों क्लासेस में अगर हम ये चीज़ प्रूव कर सके कि n² इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n, तो हमारा जो ये थ्योरम है प्रूव हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले केस 1 लेते हैं, इसमें n इज इक्वल टू 0 वाला चेक कर लेते हैं। तो जब n 0 रहेगा तो n² क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, तो 0 का स्क्वायर तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता ही है। ठीक है, 0 इज इक्वल्स टू 0, तो ये जो हमारा रिलेशन था n² इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n, ये ट्रू हो गया, एंड इसीलिए ये थ्योरम जो है n इज इक्वल टू 0 पे ये होल्ड कर गया। ठीक है, तो एक केस तो हमारा हो गया n इज इक्वल टू 0। अब n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 पे चेक कर लेंगे, सेकंड केस n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड में n से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय n। अब दोनों साइड n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, n इंटू n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 इंटू n, दोनों साइड n से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा, n² इस साइड ग्रेटर देन इक्वल्स टू इधर हो जाएगा n। यही तो प्रूफ करना था हमारा, तो हो गया, ट्रू हो गया। तो n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए ये दूसरे क्लास में प्रूव हो गया थ्योरम। तीसरा क्लास था n इज लेस देन इक्वल्स टू -1। अब लेस देन इक्वल्स टू -1 में कोई भी नेगेटिव इंटीजर के लिए जब n² करते हैं तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, क्योंकि नेगेटिव किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे -n ऑफ का स्क्वायर n² के बराबर हो जाता है, और हमारा n जो है लेस देन इक्वल्स टू -1 है, तो कुछ भी करेंगे तो ये 0 से तो बड़ा ही होगा। ठीक है, स्क्वायर क्योंकि सब छोटा नंबर -1 है, तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो 0 से बड़ा ही होगा। ठीक है, 1 इज़ ग्रेटर देन 0। इस तरह से कोई भी नंबर लेंगे, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर 0 से बड़ा होता है, एंड हमारा जो n है वो क्या है, 1 से -1 से छोटा है या बराबर है। तो ऑब्वियसली स्क्वायर 0 से बड़ा है और n हमारा -1 से छोटा है, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि n² इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n। ठीक है, क्योंकि n² हमेशा 0 से बराबर होगा और n जो है हमारा 0 से छोटा है, तो इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि तीसरे केस में भी ये स्टेटमेंट होल्ड कर गया। इसीलिए ये तीनों केस में ये हमारा थ्योरम प्रूव हो गया, n इज इक्वल टू 0 में, n इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 में, एंड n लेस देन इक्वल्स टू -1 में। इसीलिए हम कहेंगे कि फॉर ऑल पॉसिबल केसेस आर कवर्ड, दैट्स वाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर n² इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n। तो हम सारे केसेस जो हैं वो अलग अलग क्लासेस में डिवाइड करके, डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करके, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, और हम उसको प्रूव कर देंगे। हो सकता है मल्टीपल क्लास बन जाए, है ना, 4 क्लास बन जाए, 5 क्लास बन जाए, या 2 ही क्लास बने, तो इस तरह से हम हर एक क्लास में अगर उसको प्रूव कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अब देख लेते हैं एग्जिस्टेंस प्रूफ किसे कहते हैं। तो
कुछ थ्योरम क्लेम करते हैं कि देयर एग्जिस्ट एन ऑब्जेक्ट एक्स सच दैट पी एक्स इज ट्रू। ये सब कहते हैं एग्जिस्टेंस प्रूफ, कि कोई एक भी अगर ऐसा एग्जाम्पल मिल गया जिसके लिए वो पी एक्स ट्रू हो गया, तो वो हम बोलेंगे कि ये एग्जिस्टेंस प्रूफ है। ठीक है, इसमें हर एक के लिए दिखाना सही नहीं है, ज़रूरी नहीं है, बस एक भी एग्जाम्पल अगर हम कह देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, हमें वो बस एक्चुअल वैल्यू ऑफ एक्स चाहिए जिसके लिए वो पी एक्स होल्ड करे। जैसे एक एग्जाम्पल है, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ क्यूब इन 2 वेज। कोई एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जो सम ऑफ क्यूब्स में 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सके, तो हम बोलेंगे एग्जिस्टेंस प्रूफ हो गया उसका। तो 1729 एक नंबर है जिसको हम 10³ + 9³ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड 12³ + 1³ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं टैक्सी कैब नंबर, या ये बहुत ही फेमस नंबर है। ठीक है, क्योंकि इसे रामानुजन साहब ने खोजा था हार्डी साहब के साथ मिलके, सो इसको हार्डी रामानुजन नंबर भी कहते हैं। ठीक है, इसमें मेन हाथ जो था आपने रामानुजन, जो हमारे भारत के फेमस गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे, उनका हाथ था। तो ये 1729 वो नंबर है, इसका एग्जिस्टेंस प्रूफ है कि इसको सम ऑफ क्यूब के टर्म में 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये दोनों। ठीक है, तो इसको कहते हैं एग्जिस्टेंस प्रूफ। अब नॉन कंस्ट्रक्टिव एग्जिस्टेंस प्रूफ क्या होता है? ये तो हो गया कंस्ट्रक्टिव एग्जिस्टेंस प्रूफ। 2 तरीके से होता है, कंस्ट्रक्टिव एंड नॉन कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में बस हम एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल लेके दिखा देते हैं कि ये इस केस में ये ट्रू है। नॉन कंस्ट्रक्टिव में हम कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, विदाउट हम ये प्रूव करते हैं देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स इज ट्रू विदाउट एक्सप्लिसिटली फाइंडिंग एक्स। ठीक है, कैसे? तो ये कभी कभी हम कंट्राडिक्शन से कर लेते हैं, प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन से। हम पहले ये ज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा कोई भी एक्स एग्जिस्ट नहीं करता है, देयर इज नो सच फॉर विच पी एक्स इज ट्रू। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स का नेगेशन ले लेते हैं। हम पहले ही मान लेते हैं कि ऐसा कुछ एक्स है ही नहीं, और बाद में दिखा देते हैं कि इससे कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। इस तरह के एजम्पन करने से कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, इसीलिए ऐसा नहीं है कि एक भी नहीं है, एंड इससे हम ये मान लेते हैं कि एक्चुअली एक ना एक तो कम से कम एग्जाम्पल है। तो उसको कहते हैं नॉन कंस्ट्रक्टिव एग्जिस्टेंस प्रूफ। इसमें हम डायरेक्ट एग्जाम्पल से नहीं दिखाते हैं, हम कंट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं, कंट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं कि कम से कम एक केस तो होगा ही। प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन यूज़ करते हैं फॉर नॉन कंस्ट्रक्टिव एग्जिस्टेंस प्रूफ। और कंस्ट्रक्टिव एग्जिस्टेंस के प्रूफ में हम डायरेक्ट एग्जाम्पल से दिखा देते हैं, कोई एक एग्जाम्पल ले लेंगे और उससे प्रूव कर देंगे कि हमारा थ्योरम जो है होल्ड कर रहा है। तो वही एग्जिस्टेंस, मतलब किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस है, चाहे एक ही एग्जाम्पल क्यों ना हो। ठीक है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, बट कम से कम एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट, यूनिकनेस प्रूफ। अब ये यूनिकनेस प्रूफ कहता है कि कोई भी थ्योरम एग्जिस्ट करता है तब जब केवल ओनली 1 एक्स एग्जिस्ट करता है उसके लिए। ठीक है, जैसे कोई भी थ्योरम है वो तभी एग्जिस्ट करेगा जब केवल एक ही वैल्यू पे वो ट्रू हो, तो और वो वैल्यू यूनिक हो। ठीक है, यूनिक वैल्यू के लिए ही वो ट्रू हो, तो उसको कहते हैं यूनिकनेस प्रूफ। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, 2 स्टेप लगाते हैं। पहला तो हम बोलते हैं कि ये एग्जिस्टेंस प्रूफ है, मतलब कम से कम एक वैल्यू तो है जिसके लिए वो ट्रू है। उसके बाद हम यूनिकनेस प्रॉपर्टी शो कर देते हैं कि वो जो एक वैल्यू है वो एक ही है, दूसरा कोई वैल्यू ही नहीं है। उसके लिए क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि एक्स एंड वाई 2 वैल्यू है जो उसे सेटिस्फाई करती है, एक ही वैल्यू नहीं है। फिर लास्ट में प्रूव कर देते हैं कि x = y है, मतलब बेसिकली x और y सेम है, तो मतलब एक ही सॉल्यूशन है या एक ही वैल्यू है जिस पे वो थ्योरम प्रूव हो रहा है। राइट, तो अब इसका एक लॉजिकल इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि लाइक इफ़ a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, a अगर कोई नॉन जीरो नंबर है, तो देन देयर इज़ ए यूनिक रियल नंबर, कोई रियल नंबर r है जैसे जिससे AR + B = 0 हो जाता है। अब इसका हमें यूनिकनेस प्रूफ दिखाना होगा कि ये यूनिक होगा वो नंबर। ठीक है, R, तो पहले एग्जिस्टेंस प्रूफ दिखाएंगे कि वो एग्जिस्ट करता है सॉल्यूशन। तो अगर R हम -b/a ले लेते हैं, ठीक है, तो उसको इसमें पुट करेंगे तो AR + B क्या हो जाएगा, a × R + B। तो R क्या है हमारा -b/a, तो a × -b/a + b, ये कट जाएगा, a हो जाएगा -b + b, तो ये 0 हो गया। तो हमारा R एग्जिस्ट करता है, इतना तो पूरा पता चल गया। R = -b/a पे ये एग्जिस्ट करता है सॉल्यूशन, बहुत बढ़िया। अब दिखाएंगे कि ये यूनिक है। यूनिक दिखाने के लिए हम क्या कहेंगे कि सिर्फ R ही ऐसा नहीं है, S भी एक ऐसा सॉल्यूशन है जिस पे ये चीज़ ट्रू है। ठीक है, ये रिलेशन, तो अगर रिलेशन ट्रू है इसका मतलब AS + B = 0 होगा, क्योंकि S के लिए भी ये चीज़ ट्रू है। तो इससे हम एक चीज़ निकाल सकते हैं कि AR = AS हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि AR + B के लिए भी ट्रू था, AR + B के लिए भी ये 0 था। तो इस दोनों इक्वेशन से अगर इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 माने तो हम इससे लिख सकते हैं, B भी काट दें, AS = AR। ठीक है, इस दोनों इक्वेशन से निकल के आ रहा है।
मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए आर माइनस ए एस इज इक्वल टू 0। इसको हम इधर ले आएँ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए आर माइनस एस इज इक्वल टू 0। अब ए तो 0 है नहीं, ए नॉन जीरो है, स्टार्टिंग ही हुआ था इफ़ ए इज़ ए नॉन जीरो नंबर। इसका मतलब आर माइनस एस ही 0 होगा, फिक्स है, तभी ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 होगा, तो आर माइनस एस इज 0। अब आर माइनस एस 0 है, इसका मतलब फिक्स है कि आर इज इक्वल टू एस है, तो एस जो है वो आर के बराबर ही है, दोनों सेम ही है, तो आर जो है हमारा यूनिक है, ऐसा कोई दूसरा एस नहीं है जिसके लिए ये चीज़ें ट्रू हो जाए। ठीक है, तो हमने पहले एग्जिस्टेंस प्रूफ कर दिया, आर इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए पे, ये दिखा दिया कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और फिर एक और एस लेके ये प्रूफ कर दिया कि एस भी अगर फुलफिल करता है कंडीशन तो ए आर इज इक्वल टू एस हो जाएगा, और बाद में आर इज इक्वल टू एस हो जाएगा, तो आर यूनिक भी है। ठीक है, तो हमारा यूनिकनेस प्रूफ इस तरीके से होता है कि पहले एग्जिस्टेंस हो जाए उस चीज़ का, और फिर हम दिखा दें कि अगर दूसरा कोई वैल्यू एग्जिस्ट करता है तो वो भी वैल्यू एक्चुअली में उसी पहली वैल्यू के ही बराबर है, कोई अलग से वैल्यू नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा बहुत सारे प्रूफ के टेक्निक क्या क्या थे। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रूफ, इनडायरेक्ट में बहुत सारा प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्रापोजिशन, एग्जॉस्टिव प्रूफ, ये सब प्रूफ बाय केसेस सब देख लिया, और लास्ट में एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस प्रूफ भी हमने देख लिया। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा।